ए पार्ट 5 ऑफ द लास्ट 30 ईयर पीवाईक्यू सीरीज। इसके अंदर देखिए यूपीएससी के भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। इसके अंदर अलग अलग स्टेट पीसीएस के भी क्वेश्चन कवर हैं। आप अगर वॉच कर रहे होंगे तो आपका समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ इस अभी सीडीएस के भी क्वेश्चन हैं, 2019 के बाद वाले हैं, और वैसे तो पहले वाले भी हैं लेकिन मैंने पहले अलग से भी कवर कर दिए थे, तो सोचा कि 19 के बाद वाले मैं इसके साथ इंटीग्रेट करके कवर कर दूंगा। सीएपीएफ के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो चलिए अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो टॉपिक्स यहाँ पे चल रहे हैं ना, आप देखोगे अगर एनालाइज करोगे तो प्रीएम्बल का टॉपिक कवर है, काफी डिटेल में कवर हो चुका है। उसके बाद आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा बहुत पार्शियली कवर हुआ है। सिटीजनशिप का पार्ट थोड़ा कवर हो चुका है इसके अंदर। तो एक तरह से जो सोर्सेज कवर हो चुके हैं, सॉरी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो चुका है, शेड्यूल कवर हो चुका है। शेड्यूल तो बहुत डिटेल में कवर हो चुका है, वैसे अलग से मेरा शेड्यूल के ऊपर वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं। और इसके अंदर भी काफी बार कवर हो रहा है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी मेरी पीआईक्यू है ना उसको प्लीज देखिए। आपका कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, कुछ डाउट होंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो पीआईक्यू को मत मिस करिए, आप अपना पढ़ते रहिए। जहां से भी आप पढ़ते हैं प्लीज पढ़िए, कोई मनाही नहीं है। मैंने भी वीडियो डाला वो भी पढ़िए, लेकिन आप पीआईक्यू प्लीज अटेंड करिए, उसको प्लीज सॉल्व करिए और उसके नोट्स खुद बनाइए। आप देखेंगे आपको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा उसका एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब ड्राफ्टिंग मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या कहीं पे डिक्टेटरशिप की बात होती है? क्या कहीं पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात होती है? नहीं होती है ना। तो आपको भले इनका सिर्फ नाम पता होगा, कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रिंसिपल पे बना हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक वन ऑफ द की प्रिंसिपल है उसका। सेकुलरिज्म इसका वन ऑफ द बेसिक फीचर है। तो अब इतना तो समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए, ही फेवर्ड द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप सोच के देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई रोल आज नहीं है? तो आप देख के लगेगा कि स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। एक कभी कभी ना देखिए, हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, एक फेयर आइडिया भी हमें रहता है अगर कंसेप्ट का, तो हम किसी भी पर्सन का नाम जोड़ दो, हम मैनेज कर लेते हैं। अभी देखिए आपको बताता हूं कैसे। ही फेवर द डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आपको लगता है जो पर्सन खुद ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है वो कभी भी डिक्टेटरशिप की बात करेगा? सोच के देखिए आप, अगर वहां पे अगर कर डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है तो वहां पे होना ही नहीं चाहिए फिर उसे। तो इस फोर्थ स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से फोर्थ कहां कहां है? फोर्थ गलत हो गया। अब देखिए 1 और 2 सही है, 1 और 2 दोनों में सही है, तो 1 और 2 तो वैसे भी सही हो गया। ही बिलीव द डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी। क्यों भाई? हमारा आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करता है, डीपीएसपी का पार्ट। तो यहां पे डोमिनेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ओवर जुडिशरी की बात कैसे होगी? सोचिए जरा, ये थोड़ा सा ना अपना दिमाग दौड़ाते रहिए, चीजों को कनेक्ट करते रहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या होगा? तो यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड तो मैं मान लेता हूं सही है, थर्ड वाला गलत मानता हूं मैं। थर्ड वाला मैं सही मान ही नहीं सकता, सोच के देखिए आप। तो यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। अभी इसके बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे। उसके चेयरमैन तो सबको याद है, मेंबर्स आजकल पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है, जैसे अपने के.एम. मुंशी हो गए, ओके, और उसके बाद कृष्ण टीसी का वीटी कृष्णचारी हो गए, जिन्होंने राजस्थान के बीकानेर स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। एक वन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था, वहां से थे वो। ओके, तो ये आपको इनके नाम भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। जैसे बी.एन. राव के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। बी.एन. राव कौन थे भाई? ही वाज अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी और नॉट? नो, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ओके, तो बी.एन. राव के बारे में पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ था बी.एन. राव के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हु वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इनका नाम था वहां पे। अब इनका नाम पे मत जाइए, बहुत खतरनाक नाम है, पढ़ने को भी नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 इज द राइट आंसर। चले आगे बढ़े, चलिए। Of course, he supported the judicial review. Although उस टाइम judicial review का concept ना हो, लेकिन he supported that कि सुप्रीम कोर्ट को पावर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके और जजमेंट दे सके उसके ऊपर। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज्ड द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल। देखिए, जब इंडिविजुअल लिबर्टी ज्यादा हो जाएगी ना तो सोसाइटी में कंट्रोल नहीं रहेगा। एक खुद सोच के देखिए, खुद आप सोच के देखिए। अगर हम आज के टाइम पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं लेटेंट, जिसमें गाली गलौज की बातें होती थी, आपको फ्रैंकली बोल दूं मैं, अगर उसको पॉपुलराइज कर दिया जाता, ऑल्दो तो पॉपुलर उसको जेनजीज ने कर ही दिया था, लेकिन उसको अगर
उस पर एक्शन अगर नहीं लिया जाएगा तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सोशल नॉर्म्स हमारे हर्ट हो रहे हैं? क्या हमारी सोसाइटी में प्रिंसिपल है कि गाली गलौज आप मार्केट में चलते हुए करो, मतलब किसी बड़े को गाली दो टीवी स्क्रीन पे, आप इतनी हिम्मत है तो एक दिन जरा घर के बाहर रिकॉर्ड करके और मम्मी को दिखाना, देखो मम्मी क्या बोला है मैंने, समझ जाएगा आपको। तो इसीलिए जब इंडिविजुअल लिबर्टी ज्यादा बढ़ जाती है ना तो सोसाइटी में कंट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए तो आदमी अपने फंडामेंटल राइट के नाम पे कुछ भी कर सकता है। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स हैविंग सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए उसको नेगेटिव नेचर बोलते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट होपफुली मैंने कन्वे किया होगा आपको कि क्या मतलब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वाला हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑलरेडी शेड्यूल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, रिपीटेड है, मतलब ये आपको स्टेट पीसीएस में, सीडीएस में, सीएपीएफ में बहुत बार, ये सीडीएस में कोई पहली बार नहीं पूछा है इन्होंने पूछा है कि जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कल ही आपको एक वीडियो बना के डाला है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कौन क्रिएट करता है, कौन से चार राज्यों में क्रिएट की जाती है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। मणिपुर नहीं है यहाँ पे, जो मेरे साथ बने हैं उनको सब याद हो गया होगा अभी तक। और कौन, जिसको यहाँ पे गवर्नर को ज्यादा पावर होती है। और वन मोर थिंग, अगर पार्लियामेंट के लॉज और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज कैन नॉट डायरेक्टली इंप्लीमेंट दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, बट वहां पे स्पेशल परमिशन लगती है। आसाम के केस में गवर्नर की स्पेशल परमिशन लगती है कि लाइक वो लॉज इंप्लीमेंट कराने चाहिए, क्या चेंजेस करके कराने चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम टू त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, प्रेसिडेंट का चलता है, प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। तो ये भी डिफरेंस है। When it come to the Assam, whatever amendment that need to take place, governor will decide in the parliamentary laws, in the state legislature laws. When it come to autonomous district council of the Assam, Assam में कितने हैं? बोडो है, कार्बी एंगलोंग है, ठीक है। चलिए एक और है, आई थिंक मेरे को दिमाग में चहर करके कुछ जगह है, मुझे अभी दिमाग में स्विच मतलब नहीं हो पा रहा इतना। और बाकी जो अदर स्टेट में क्या है, जैसे त्रिपुरा में क्या है, त्रिपुरा में तो त्रिपुरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम में क्या है, चकमा मारा लाई। मेघालय में क्या है, गारो खासी जयंतिया, 3 है। गारो खासी जयंतिया आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 शेड्यूल की बात हो रही है यहाँ पे। 5th शेड्यूल में कितने हैं, 10 स्टेट आते हैं। 3rd शेड्यूल में क्या आता है, ओथ एंड अफर्मेशन आती है। 4th शेड्यूल में क्या आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट टू द राज्यसभा, ठीक है। और 3rd शेड्यूल हो, 4th शेड्यूल हो, 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल, जितने भी शेड्यूल हम यहाँ पे बात करें, इनके अंदर अगर अमेंडमेंट करना होगा, इनके अंदर कोई भी बदलाव करना होगा तो इसको सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। मतलब इसके लिए आर्टिकल 368 को इन्वोक करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। कनेक्ट करिए हर चीज को यार, हर चीज को क्यों, मतलब सिर्फ जितना हम पढ़ रहे उतना ही क्यों पढ़ना, हर चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, देखिए आपको मजा आएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा जाता है अभी। और हाँ, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। 26 + 4, क्यों बोला मैंने 26? यहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, मतलब लोगों द्वारा वहां पे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और उन्हीं के मतलब जो मेंबर्स होते हैं, ट्राइबल लोग होंगे वही होंगे उनमें से। और 4 जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। और यहां पे आप देखेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को काफी पावर्स भी हैं। दे कैन रेगुलेट देयर कस्टमरीज लॉज, ओके, दे कैन ऑल्सो गिव देयर पनिशमेंट, दे कैन ऑल्सो रन देयर कोर्ट, ठीक है। और ऑफ कोर्स 5 साल से ज्यादा डेथ पेनल्टी इनको नहीं होते, डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते भाई लोग, लेकिन 5 साल से कम की सजा ये लोग मैनेज कर सकते हैं, दे सकते हैं। दे कैन रन देयर ओन प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ओके। ये सब अपने माइनर जो मिनरल्स होते हैं, लैंड होल्डिंग्स, ये सब रेगुलेट कर सकते हैं। चलिए, मतलब पर्पज ये है कि जो उस एरिया के लोग हैं, उस कम्युनिटी के लोग हैं पर्टिकुलर, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उनको जो दे आर कॉल्ड एज एबोरिजिनल, एबोरिजिनल एक इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर एरिया से हैं और आपको लाइक जैसे आपकी अपनी खुद की एक क्या बोलते हैं, लेगेसी है, ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि उसको फॉरेनर्स आके, फॉरेनर मतलब बाहर के लोग आके, इंडियंस भी उनके लिए बाहर के ही हैं, बाहर के आके उनके साथ मिक्स हो और उनको डिस्ट्रॉय करें। इसलिए जब हम बोलते हैं ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो वहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहां कहां पे रोक लगाई है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एरियाज हैं उनमें से एक। आगे बढ़े, ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ये आपको पता होगा। क्वीन का प्रोक्लेमेशन था, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था। उन्होंने 2-3 चीजें जो मेजर चेंजेस थी, जो कैनिंग भाई साहब थे, लॉर्ड कैनिंग,
उस टाइम के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया, वाइसरॉय कर दिया वहां पे। और 1850 एक्ट के बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट का कंट्रोल आ गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले थी 1773 से और 1857 तक किसका कंट्रोल था, कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी का कंट्रोल था। लेकिन डायरेक्टली 1858 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल चालू हो गया। मतलब इंडिया वाज अ सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का सब्जेक्ट माना गया। वैसे तो उन्होंने 1794 में ही बोल दिया था इंडिया को, जो जितनी भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी की है, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो जब हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट करेंगे तो वो सब चीजें डिस्कस भी करेंगे हम लोग, हिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी करेंगे, पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट से भी करेंगे, दोनों का थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। चलिए यहां पे बात करता हूं मैं। तो एक तरह से क्या हो गया, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम द सॉवरेनिटी, हाँ भाई बिल्कुल, और ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने हटा दिया। इसका साथ ही साथ क्या हुआ, एक इसको सेक्रेटरी सेटअप किया गया, जो कि समझ लीजिए इंडिया को देखेगा, सेक्रेटरी जनरल सेटअप किया गया। उसको 15 मेंबर्स उसके साथ ऐड किए गए। उसको बैठता था इंग्लैंड में, लेकिन उसको पेमेंट जाते थे इंडिया से, ठीक है। और इंडियंस का वही प्रोटेस्ट था कि भाई वो बैठता है इंग्लैंड में है और उसको यहां से पेमेंट क्यों जाती है, सबसे बड़ा कंसर्न ही है। चलिए तो ये देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट इनेक्टेड द फर्स्ट स्टेटस फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश। देखिए अगर ये होता ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इससे पहले भी एक्ट दे रखे इंडिया के लिए। तो पहला जो था डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश के लिए पहला एक्ट था, बिल्कुल सही बात है। दैट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल, इंपीरियल कंट्रोल मतलब ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन, काय का पार्टिसिपेशन। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। तो 1 2 3 ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। ये हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। ओके अब देखिए एक और बात आप देखेंगे, ये चीज आप दिमाग में रखिए, 1773 से लेके 1853 बोलिए कायदे से, आपको यहां से लेके यहां तक आपको दिखेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर एक जगह पे एकत्रित हो रही थी। आपको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया 1933 के एक्ट के बाद। बेंटिक पहले थे। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि जितने भी जो गवर्नर जनरल ऑफ दिस मद्रास और बॉम्बे, दे बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बहुत हाई रखी गई, बाद में उसको इंडिया कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उसी को बना दिया गया, इंडिया का रहेगा वो, ठीक है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा। लेकिन 1857 से लेके 1858 से लेके 1947 तक, जब तक आजादी हमारी हो रही है, या 1935 आखिरी एक्ट जो उन्होंने लाया था, उसमें हमें देखने को मिलेगा पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। मतलब अब इंडियंस को पावर देना चालू करेंगे, बिकॉज इन्हें समझ में आ गया कि इंडियंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भाई हम यहाँ पे लंबे टाइम के लिए मेंटेन नहीं रह पाएंगे, लंबे टाइम के लिए नहीं टिक पाएंगे। चलिए हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे समझ लिया हमने क्या क्या चीजें हैं। चलिए ये तो आपको पढ़ लीजिएगा आप इसको आराम से, पीडीएफ में शेयर करता हूं। प्लीज आप टेलीग्राम चैनल, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिल रहा प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा, इतना एक्टिव हूं मैं अपने चैनल के लिए। चलिए इतना मैं मानता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी ये कब आया था, 1858 के बाद आया था पहला काउंसिल एक्ट। इसके अंदर क्या हो गया था कि 3 जो इंडियंस थे उनको यहाँ पे नॉमिनेशन दी गई थी। कितने इंडियंस को, 3 इंडियंस को। अब वो पता करेंगे कौन थे भाई, अब वो खुद पता करेंगे। वैसे भी ज्यादा करके वो सारे के सारे राजा महाराजा लोग थे, ठीक है। उनको खुद इंटरेस्ट नहीं था वहां पे जाके अटेंड करने, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखावा था कि भाई वो जाके अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और दे आर द नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल, सॉरी हाँ वही वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक ही बात है। द एक्ट इंट्रोड्यूस द ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट बाय इंक्लूडिंग नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ यहाँ पे 3 मेंबर्स को ऐड किया गया था, बिल्कुल सही है। दे वर द मेंबर वर नॉमिनेटेड, हाँ भाई ठीक है, and their function were confined exclusively to consideration of legislative proposal, काई का placed before them by the governor general। गवर्नर जनरल उनसे बिना पूछे काम कर रहा है भाई, उनको खुद इंटरेस्ट नहीं है, तो कहने का मतलब है गवर्नर जनरल उनसे पूछ के क्यों काम करेगा, ठीक है। उनके सामने क्यों चीजें पुट की जाएंगी फॉर द कंसिडरेशन के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर, क्यों नहीं भाई, गवर्नर जनरल को तो ओवरराइडिंग पावर थी। गवर्नर जनरल जो उस टाइम का था, जो कैनिंग था वैसे तो, पहला बताऊं मैं, ठीक है, उसको उसने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट भी किया था, आपको बता दो। ही देन वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो देखिए बताता हूं इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर कैसे थी भाई, उसके पास पावर थी, पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस की पावर थी उसके पास। तो कैसे इफेक्टिव लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी भाई, डिड नॉट कैसे बोल रहे हो आप। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ओनली, ठीक है, ओनली 1।
चलिए आगे बढ़े। अब इसको देखिए, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, आपको वेट करिए थोड़ा। मैं अब और भी चीजें कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली सारी चीजें कवर करूंगा, एग्जाम से काफी पहले कवर कर दूंगा मैं, फरवरी तक तो पूरा पॉलिटिक एक्सपेक्ट मेजर एक्सपेक्ट में कवर कर दूंगा, ठीक है। माइनर भी करूंगा, ऐसी बात नहीं है, माइनर भी कर ही रहा हूं मैं। आगे बढ़े। अच्छा, ये तो एक्सप्लेनेशन है उसका। देखिए ये बहुत अच्छा है स्टेटमेंट से, इसका हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट भी है, ये हिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन है। और इसका सोर्स बताता हूं आपको, आप बोलोगे यार इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स आपको जो थीम एनसीईआरटी है, थीम एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, बिल्कुल मिस मत करना। थीम एनसीईआरटी आपके लिए मतलब ऐसा है कि आपको जगह जगह से मैं क्वेश्चन दिखा सकता हूं। आपको जो कॉर्नर में जो बने होते हैं ना ब्लू कलर के बॉक्स, उसके जो नीचे सोर्स लिखा होता है ना, कौन से किताब से लिया है, किसने लिखी थी ये लाइन, भाई वो भी पढ़ लियो, वो भी पढ़ लियो। मैं तुमको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, बिल्कुल पढ़ लेना। एक ईपीएफओ में क्वेश्चन आया था, आपको बताता हूं, एक ईपीएफओ में 2021 में क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, कुछ गांधी जी की बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। पूरी दुनिया में, अरे विकिपीडिया पे सर्च कर लिया यार, कहीं नहीं मिला। जो गांधी जी का चैप्टर है ना, उसके अंदर गांधी जी ने जब गोरखपुर के अराउंड, जब नॉन कॉपरेशन के अराउंड टूर एंड ट्रैवल किया था ना, तो उसके अंदर जो शहीद अमीन एक पर्सन थे, उन्होंने उसको काफी रिगरसली कवर किया था, उनके पूरे टूर एंड ट्रैवल्स को, कि उसके अंदर लोग कैसे गांधी जी से प्रेरित हो रहे थे, गांधी जी को भगवान मान रहे थे, वो वहम फैला रहे थे कि मतलब ना पॉजिटिव वे में, कि देखिए गांधी जी, इस पर्सन ने गांधी जी की बात नहीं सुनी तो देखियो कैसे उसके घर में उल्टा हो गया। ये सब चीजें भी फैलती थी ना पहले, आप तो जानते ही हैं। तो वो सब चीजें उन्होंने कवर कर दी। शाहिद अमीन नाम था उनका, उन्होंने किताब लिखी था, एग्जैक्टली मेरे को किताब का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक ऐसे बॉक्स बना है और बॉक्स के से नीचे पतले से लिखा हुआ है सोर्स, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और किताब के कॉर्नर में दिया है। तो भाई थीम एनसीईआरटी करके जाना। आप एनडीए के लिए कर रहे हैं और सीडीएस के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल श्योर आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी बोलो कि क्या बोलते हैं, दुनिया बोले कि भाई हमारे सोर्स है, हमारे सोर्स है, भाई थीम करके जा भाई। बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत हाई है इसका। जब मैं पॉलिटिक के लिए, तुम लक्ष्मीकांत उठा लेते हो ना आंख बंद करके, क्यों उठाते हो, बिकॉज तुम्हें पता है यहां पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज्यादा है, कम पढ़ के भी ज्यादा निकाल सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से थीम एनसीईआरटी है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना यार। मैं इतना स्ट्रेस देके क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका बहुत अच्छा आउटपुट है। क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा, कराऊंगा सब चीजें। ये भी थीम एनसीईआरटी से ही है। जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क वाले जो चैप्टर्स आपके आखिरी में मिलेंगे ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू होगा, तो वहां पे आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस दिखेंगे, उसके अंदर इनकी लाइन है। कौन है ये? सोमनाथ लहरी जी हैं। सोमनाथ लहरी जी का लाइन था कि भाई हमारी जो क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस हिसाब से सेटअप हुई है, ब्रिटिशर के हिसाब से, ब्रिटिशर जिस हिसाब से चाहते थे उस हिसाब से सेटअप हुई है, क्योंकि कांग्रेस के अच्छे कॉन्टेक्ट से, कांग्रेस के अच्छे कॉन्टेक्ट थे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। तो आखिरकार हम कैसा ही बना रहे हैं, हम कैसी चीजें कर रहे हैं, हम उसी तरह से कर रहे हैं जैसा कि ब्रिटिशर्स चाहते थे। तो वर्किंग द ब्रिटिशर्स प्लान एज अ ब्रिटिशर शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट, सोमनाथ लहरी। और एक खुद कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे, यानी इकलौते थे जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। सोमनाथ लहरी जी, क्या पता ये भी ना पूछ लें, ये सीपीआई के थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट लीडर एंड ओनली मेंबर फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज इसको हाईलाइट करिए, मार्क करिए और लिखिए। एंड ही वाज अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। आगे बढ़ते हैं अभी। ये तो यार प्रीएम्बल आपके लिए बहुत हलवा चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा। द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। कैसे नहीं था भाई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था, इंडिया वाज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बाद में सेकुलर सोशलिस्ट ऐड हुआ ना, देन उसके बाद इंडिया को बोला जाने लगा इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसे स्टेटमेंट आ जाता है। क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं इंडिया के लिए। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट था उससे पहले क्या लाइन थी? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एसडीआर था, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो भाई नॉट पूछा है ना, नॉट दिया है इन्होंने। और क्या पूछा था यार? नॉट करेक्ट, नॉट देयर। तो पहला वाला ही गलत हो गया ना, पहला वाला ही गलत हो गया। फिर तो क्या बोला यार, ध्यान देखो, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द, मिटा लो यार, पहले ये होता है, पढ़ाते हैं सब चीज लेकिन क्वेश्चन ही भूल जाए कि क्वेश्चन क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द टर्म, अच्छा नॉट देयर ना, नॉट देयर कैसे नहीं था भाई? चलो देखते हैं, बाकी भी पढ़ते हैं यार, कोई बात नहीं। द प्रीएम्बल कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ भाई, बेसिक स्ट्रक्चर तो है, सेकुलर वर्ड है हमारा, डेमोक्रेटिक वर्ड है, ये सारे के सारे क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ना। तो सेकंड वाला तो मतलब ये आप इसके हिसाब से नहीं जा सकते, ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू कहती है। बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ भाई ठीक है,
मतलब खुद से प्रियम्बल आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ना ही प्रियम्बल को इतनी पावर है दी गई है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है, फॉल्स तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। कैसे नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को यूज कर सकता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन ये वाला कैसे यार, ये थोड़ा सा इन्होंने ना पंगा कर दिया, क्योंकि सेकुलर वर्ड नहीं था, वॉज नॉट, लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो था। ये थोड़ा सा, चलिए यार यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट इसके साथ हम दे सकते हैं कि चलो इसको मान लेते हैं, बिकॉज सेकुलर के साथ ही जोड़ दिया इन्होंने, तो चलो इसके साथ। लेकिन यहां पे ए और डी में डाउटफुल है यार, सही बताओ तो आपको डाउटफुल है। अब इसके साथ, अब यूपीएससी जिसके साथ भी गई हो, लेकिन इसके इन दोनों में से मैं अगेन डाउटफुल हूं, और आप खुद को इसके पीछे रीजन भी कोट कर रहा हूं कि क्यों डाउटफुल हूं मैं, बिकॉज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, सेकुलर नहीं था। तो ये हाफ स्टेटमेंट सही है, हाफ स्टेटमेंट गलत है, ये वाला पूरा गलत है, डी वाला पूरा गलत है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को कंसिडर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल ड्यूटी को कंसिडर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट डीपीएसपी को कंसिडर कर सकता है, और फंडामेंटल राइट को तो कंसिडर करेगा ही करेगा। मतलब अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इंटरप्रिटेशन देना है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है किसी लॉ के साथ, तो इन सब चीजों को रेफर कर सकता है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं बेसिक फीचर की बात की गई है, बेसिक प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं क्यों नहीं कर सकता है। तो यहां पे नॉट बोला है, तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये हाफ सही है, हाफ गलत है, आपको बता दिया मैंने। अब आपके ऊपर भी छोड़ता हूं कोई चीज, ठीक है, लेकिन अगर जाना पड़े तो डी के साथ जाऊंगा कि पूरा ही गलत है वो, ठीक है। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, अरे क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको सारी चीजें बता रहा हूं यार, अब आपके ऊपर है क्या आप लेना चाहते हैं। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। नहीं भाई, आर्टिकल 254 में लिखा है कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, बट इन अ केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल। सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल ये क्या है, अगेन कुछ गलत तो नहीं पढ़ा मैंने, करेक्ट पूछा, तो ये वाला तो गलत हो गया। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर द, हाँ बिल्कुल सही है, आर्टिकल 254 की बात ही करेंगे हमेशा, तो बी आंसर इज द राइट आंसर एज पर द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी। अब बाकी पढ़ लें। A legislature made under concurrent list by parliament should be ratified by half of the state legislature so as to become a law of the country। नहीं भाई, ये आर्टिकल 368 के अंदर आता है कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट के लिए बस, और बाकी के लिए नहीं आता। ओनली बंद करो, छोड़ो। तो यहां पे बी इज द राइट आंसर। चलिए, समझा दिया मैंने, और ये बहुत बार डिस्कस कर लिया यार, इसमें क्या ही। और रेसिड्यूरी पावर कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 248 में आती है। चलिए आगे बढ़े, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार इसके ऊपर, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग आराम से। अगला क्वेश्चन सीएपीएफ का 2020 का, Which of the following statement regarding the passing a law under the state list is are correct? मतलब स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट कौन कौन से सिचुएशन में, कौन कौन से भाई टाइम पे लॉ पास कर सकती है। इवन द स्पेयर एक्सक्लूसिव रिजर्व, एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द, देखिए यार जीभ लबलबा रही है अभी मेरी, एल्पल लिवे तो नहीं है लेकिन लबलबा रही है बोलते बोलते। एक्सक्लूसिवली, ठीक है, क्या होता है ना कि फिर वो बाद में मजाक उड़ाते हैं आप लोग। इवन द स्पेयर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। हाँ भाई, सर्टेन सर्कमस्टांसेस तो बिल्कुल कर सकते हैं भाई, आप स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं। वो सर्टेन सर्कमस्टांसेस भी बोल देता हूं मैं, आर्टिकल 249 में दिया है, 250 में दिया है, 252 में दिया है, 253 में दिया है, और 355 में दिया है। आप ये देखो, आप भी बोलोगे मैं कैसे इतना प्यार से बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको प्यार से पढ़ाया है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो है मेरा कि ऑन विच सब्जेक्ट, ऑन विच मैटर्स, और इन विच सिचुएशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। ये मैंने अलग से बना रखा है। इसके बाद 2-3 वीडियो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कवर है, कितनी बार पीआईक्यू में कवर है, तो कैसे नहीं याद होगा भाई। मुझे याद होगा, मेरे साथ जो लगातार बने उनको याद होगा, अब नहीं याद होगा तो फिर याद करिए। पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अरे गलत हो गया भाई, सेकंड गलत है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, सेकंड गलत है तो इसको गलत कर दो, 1 तो सही होगा ना, हाँ 1 तो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। 3D की बात करूं, a resolution supported by 2/3 of the member present and voting is required to be passed by Rajya Sabha to pass a law under state list। हाँ, आर्टिकल 249 में यही लाइन दी है सीधा। और एक जो लॉ बनेगा वो 1 ईयर के लिए बनेगा एट ए टाइम, 1 ईयर के लिए बनेगा एट ए टाइम, ठीक है। और जब भी एक्सटेंड करना हो तो 1 ईयर के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल। अगेन राज्यसभा को पावर है वहां पे। अब सोचिए राज्यसभा को क्यों पावर है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर कौन से लोग जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से तो जाते हैं ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये थर्ड भी सही है, तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। अब आप थोड़ा सा मेहनत करिए, मैं आप हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा मेहनत करिए। 249 तो यही बता दिया मैंने, 250 फाइंड कर लीजिए भाई,
252 फाइंड कर लीजिए, 253 फाइंड कर लीजिए, 356 तो सबको याद रहता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, अभी मणिपुर में लगा है। और एक और बात, जरा मेहनत करिए, 248 भी फाइंड कर लीजिए, 254 तो बता दिया, ऊपर ऊपर चलते फिरते बात हो गई थी 254 के ऊपर, अभी 246 भी बात हो जाती है हमारे चलते फिरते। और आर्टिकल 245 से लेके 255 किसके बारे में बात करता है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का कौन सा चैप्टर भैया? लॉ मेकिंग चैप्टर, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर की बात की जाती है वहां पे, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा पार्ट 11 में आता है पूरा। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन पार्ट 11 कहां से कहां तक है? 245 से लेके 263 तक है। 263 किसकी बात करता है? इंटरस्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटरस्टेट काउंसिल कौन सेटअप करेगा? प्रेसिडेंट भैया करेंगे। और किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था? सरकारिया कमीशन पे किया गया था। आगे बढ़े? नहीं जानते, दीजिए, बहुत लंबा चला जाएगा, आगे बढ़ते हैं, अभी अगले क्वेश्चन करते हैं। प्लीज इसको फाइंड करिए आप, आपका बेनिफिट भी होगा। और यार इतना मैं देने लगा तो फिर क्या होगा कि ये वीडियो ना 40, 50, 60 मिनट तक चली जाएगी, एंडलेस है, फिर बहुत चीजें मैं कनेक्ट करता रहूंगा, करता ही रहूंगा। आगे बढ़े, जरा फाइंड करिए, आपको दिए तो ब्लू में दे दिया, कोई बात नहीं, करिए। देखो यहां तो दिया भी है, बट मैं थोड़ा फटाफट लेके चलता हूं, आप करिए जरा, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। Which of the following pair of list and content is are correctly matched? State list, public health and sanitation, ये रिपीट हो चुका है, इससे पहले किसी पीसीएस में पूछा हुआ था। हाँ भाई, पब्लिक हेल्थ। सिटीजनशिप के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? सोचिए, कभी कभी कुछ चीजें ना आए ना, तो सोचिए जरा। अपने को कुछ नहीं पता, मान लीजिए अपने को कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, क्या सिटीजनशिप के ऊपर स्टेट हमारा लॉ बना सकता है? सोच के देखिए, पहले सोचिए, क्या सिटीजनशिप के ऊपर राज्यों को पावर है लॉ बनाने की? सोच के देखिए, आपका आंसर आएगा नहीं। राज्य को कैसे पावर देंगे यार? हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो सिटीजनशिप के ऊपर कौन लॉ बनाएगा? यूनियन बनाएगा। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट तो देखने की बात है ना, सही है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट कहां है? यहां पे बाकी हटाओ भाई, ये वाला सही हो सकता है ना, तो ये वाला सही हो सकता है, भले वो सही हो या नहीं हो, लेकिन मुझे पता है तीसरा वाला ऑटोमेटिकली सही है भाई। आपको लगता है ना, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन, सैनिटेशन में क्या? साफ सफाई, किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट लिस्ट में। तो हम चले जाएं यहाँ पे 1 2 3 के साथ। कितना सिंपल था, सिर्फ आपको इतना अकल होनी चाहिए, बस आराम से, मेहनत का काम थोड़ी था। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को ब्रिटेन से याद आया कुछ। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है हमने? रूल ऑफ लॉ लिया है, याद करिए जरा। ये जरा मैं सोर्सेज भी बताना चाहूंगा, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार आपको ना रिवाइज हो जाना चाहिए, पूछा जाता है यार। रूल ऑफ लॉ हमने लिया है, रूल ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमने वहीं से लिया है। हमने सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट लिया है, हमने कैबिनेट सिस्टम का कंसेप्ट लिया है, कैबिनेट सिस्टम वहां पे भी होता है। हमने रिट्स वहां से लिए हैं, आर्टिकल 32 के अंदर जो आते हैं। हमने बाइकैमरलिज्म वहां से लिया है, राज्यसभा लोकसभा हमने वहां से लिया है। हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर वहां से लिया है, या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, हमने वहीं से लिया है। समझे कि नहीं समझे आप? यूएसए से क्या लिया हमने? यूएसए से हमने इंपीचमेंट लिया है प्रेसिडेंट का, ठीक है। हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन होते हैं वो लिए हैं हमने। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है वो लिया है हमने। जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने वहां से, सबसे बड़ी बात। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है हमने वहां से, ठीक है। और हाँ, आप कैसे भूल गए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, प्रियम्बल का कंसेप्ट भी हमने वहीं से लिया। हमने कंसेप्ट लिया, प्रियम्बल छापा नहीं है। प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, पुट किया था, ठीक है, उसको हमने लिया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। लेकिन कंसेप्ट कहां से लिया है? यूएसए का कंसेप्ट है। तो आप बोलेगा क्या प्रियम्बल छापा हुआ है? नहीं भाई, प्रियम्बल हमारा है, हमारे शब्द हैं वो, लेकिन कंसेप्ट की बात हो रही है यहां पे। चलिए, काफी चीजें हो गई डिस्कस, आगे बढ़ना चाहिए। अरे क्या बात है, मतलब जिसका नाम लिया वही आ गया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया? सरदार पटेल जी। अरे पटेल भाई साहब थोड़ी थे, पटेल तो आयरन मैन। पटेल जी यहां पे नहीं है, ये नेहरू जी का है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ भाई बिल्कुल थे, कितनी बार रिपीट हो गया ना। एंड हिज कैपेसिटी एज अ लॉ मिनिस्टर। हाँ भाई, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है यहाँ पे। अभी तो कितनी बार बता दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अरे डेट पूछ लेते हैं यार आजकल, इतने नाम, मतलब क्या बोलते हैं, ये बेरहम लोग हैं, समझते नहीं कि मतलब डेट कैसे याद करें। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने किया था। अब कर लीजिए यार, मेरे को तो पढ़ाते पढ़ाते लर्न हो गया, आप पढ़ते पढ़ते लर्न कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। Which of the following statement about the Constitution of India is correct? It was framed between दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949। लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक? मेरे को भी ठीक ठाक लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। The draft of the Constitution was discussed in public meeting। अरे भाई कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। लोग वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चूज करके जा रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग, यहाँ पे उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थोड़ी एग्जिस्ट करता था, और ना ही कोई पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं लोग, तो ये पब्लिक मीटिंग करने लगे तो हो गया। द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट, अरे भाई हमारा सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है,
आपको पता है ना, इट केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर। अरे नहीं, इसको हमने जनवरी में लाया था और हमने इसके कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को इंप्लीमेंट कर दिए थे। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना, तो प्रियम्बल का इनेक्टमेंट डेट देखिए, याद रखिए, प्रियम्बल जो इनेक्ट हुआ था हमारा वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा कब हुआ था, क्वेश्चन ऐसा है, जब पूरा का पूरा कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी। और क्यों हुआ था, उस दिन हम स्वराज दिवस मनाते थे। नेहरू जी रावी नदी पे उन्होंने बोला था कि आज से हम इस दिन को स्वराज दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। लोगों ने प्लेस दिया था, कांग्रेस का लाहौर सेशन को उन्होंने हेड किया था उधर, ठीक है, रावी नदी पे। तो थर्ड वाला गलत है, सॉरी डी वाला गलत है, और बाकी तो गलत है ही वैसे। और दिशा, हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पे शुरुआत हो गई थी वैसे नवंबर से ही, और नवंबर 26 तक ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया था। तो वही एक तरह से थोड़ा कट टू कट उतना डेट नहीं दिया, बट मान के चलिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। ये देखिए यहां पे ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर भाई, ऑफ कोर्स क्या डेट है भाई, 24 अगस्त 1947। आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि 24 अगस्त 1947, सॉरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी। नहीं नहीं नहीं, पूछा था एक क्वेश्चन, उन्होंने पूछा था कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हमने 26 जनवरी 1949 को किया था। ये तो डेट याद रखिए, थोड़ा डेट की जरूरत पड़ जाती है, यही चीजों के लिए डेट की जरूरत पड़ती है, बाकी में तो नहीं पड़ेगी, बाकी तो हिस्ट्री में पड़ेगी, पॉलिटी में डेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए क्या था भाई, फुल इफेक्ट कब आया, 26 जनवरी, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। फीडबैक वोटबैक लिया गया था। अच्छा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, अभी देखिए आपको नॉट इतना बोल्ड में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडिपेंडेंस एक्ट वही था जिसके थ्रू भाई हम इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, दो डोमिनियन बन के निकले, दोनों को फुल पावर दी कि भाई अपने हिसाब से अपना रेगुलेशन करो। लेकिन टिल द टाइम आपका 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी कंट्री में जो लॉ एंड रेगुलेशन है वो चलने चाहिए, वो मतलब उस हिसाब से चले वैसे, जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। और हमारे यहाँ पे तो 2 साल में हमने अपना बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान ने उसको 56 तक लेके गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ना है ना, वाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, मैंने एक ऐसे फालतू में बना दिया था, तो उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। उसमें पूरा मैंने समझाया कि वाई पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, ठीक है। पूरा वो भी करने वाला था मैं, लेकिन फिर सोचा कि कौन उस पर उतना ध्यान दे, तो मैंने पूरा किया भी नहीं उसको सिर्फ मैंने बांग्लादेश की वॉर तक ही किया है। और वो उसके पीछे भी एक रीजन है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट, वही है बांग्लादेश। डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिड्यूरी टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हाँ जो बची खुची है ना हमारे पास, ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो पाकिस्तान बांग्लादेश होता ना। चलिए एक्सक्लूडिंग, क्या क्या एक्सक्लूड कर लिया, सिंध, हाँ भाई सिंध उनके पास है, बलूचिस्तान भी उनके पास है, वेस्ट पंजाब, हाँ हमारे पास तो अपने वाला ईस्ट पंजाब है, जो छोटा सा हमारे पास पंजाब है, उनके पास बड़ा पंजाब है, ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश, एनडब्ल्यूएफपी नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, वो उनके पास है उधर। और आज नाफ्टा वहां पे उन्होंने लगा रखा है, फाटा एफएटीएफ उन्होंने लगा रखा है, उन्होंने वहां पे एफएटीएफ, सॉरी। तो देखिए स्टेटमेंट सही है, दैट शॉर्ट ले डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अरे काय का ब्रिटिश पार्लियामेंट, पूरी पावर हमें है। एक्ट प्रपोज टू सेटअप अ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, हाँ दोनों को फुल अनलिमिटेड पावर भी है, बिल्कुल सही। तो बी वाला गलत है भाई, हम उनके हिसाब से क्यों करेंगे। द एक्ट सॉट लेड डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के विल से क्यों बनेगा, हमारा रहेगा ना वो, तो हमको फुल कैपेसिटी में पावर होनी चाहिए उसको बनाने के लिए। तो दैट्स व्हाई बी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा फेयर आइडिया होगा, अपनी हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्स आपको पता होगा, आप इसको कर लेंगे, बिकॉज हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्स है इस क्वेश्चन में। चलिए इसको पढ़ेंगे आप लोग थोड़ा। पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान, ये सारी टेरिटरी उनके पास चली गई, ओके। देखिए डिड नॉट इम्पोज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडियन पाकिस्तान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके। ended the British rule and empowered the Indian Constituent Assembly of India and Pakistan to frame their own constitution and had no further legislative control over India, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहा, and the statement is incorrect। चलिए तब तक उन्होंने बोला भाई, कहां तक चीज काफी इंपॉर्टेंट बताना था आप लोग को मुझे, हाँ, until they frame their own constitution they should govern using the Government of India Act 1935 with necessary modification, मतलब पावर भी दी आपको, उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए धार कमीशन, देखिए धार कमीशन, फैजल अली कमीशन, और अपने एक और है जेबीपी कमीशन, ठीक है। 3 कमीशन हम पढ़ेंगे फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तीनों कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है तीनों के ऊपर। अभी धार कमीशन के ऊपर देखते हैं। धार कमीशन बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का एक पार्ट है, मतलब सबसे पहला कमीशन वही था। इनको ये टास्क मिला था पता करने के लिए, इनको ये बोला गया कि हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपने राज्यों को बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते, इनके लिए मैंडेट था।
इनके लिए मैंडेट था, बट इसके ऊपर इन्होंने काम करने के लिए बोला गया। इन्होंने बोला रिपोर्ट में कि नहीं बांटना चाहिए हमें, इन्होंने उसको फुल एंड फाइनल रिजेक्ट किया। तो टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस और नॉट। 3-4 कमेटी के नाम लिख लीजिए, कराऊंगा आपको मैं। धार कमीशन, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारामैया। वही पट्टभी सीतारामैया जिनको सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट किया था त्रिपुरी कांग्रेस के सेशन, मतलब त्रिपुरी कांग्रेस के इलेक्शन में, ठीक है, और बाद में छोड़ के चले गए खुद ही। थर्ड, फैजल अली कमीशन, इसके भी 3 मेंबर थे। चलिए, तो इन्होंने क्या बोला भाई, बी वाला यहाँ पे आंसर है, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन्होंने सीधा उसको डिनाई किया था, इन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब भाषा के आधार पे हमें नहीं बांटना चाहिए। टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी, चलिए, जस्टिस एस.के. धार and the commission rejected the idea of reorganizing purely based on the language, arguing that such division might pose administrative and national unity challenges. पोज तो ऐसे करते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी बार बता चुका हूं। अच्छा मुझे बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइज पे था भाई? ये तो चलो, ये तो इसके हिसाब से बात नहीं करूंगा, पहले अपना एक अंडरस्टैंडिंग बताता हूं मैं। क्या उस टाइम पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था? क्या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था? क्या नहीं था? तो क्या होगा, क्या उस पेस पे नहीं होगा? इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे। कैसे थे इनडायरेक्टली? जब एडल्ट फ्रेंचाइज था नहीं तो डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होगा भाई? पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, सोचो ना यार। इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, हाँ मल्टी पार्टी बॉडी था। कैसे था? सीपीआई के मेंबर हमने देखा ना, सोमनाथ लहरी जी थे वहां पे, कांग्रेस के थे, अम्बेडकर साहब थे, उसमें अलग अलग पार्टी के लोग थे, बिल्कुल थे, मल्टी पार्टी बॉडी था। सेवरल कमेटी, हाँ भाई, यूनियन पावर कमेटी नेहरू जी के अंदर, अपने फ्लैग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर, कैसे नहीं था, अलग अलग अपने प्रोविंशियल कमेटी इसके पटेल जी के अंदर थी। तो सेवरल कमिटीज के अंदर बिल्कुल। तो यहाँ पे 1, 3 और 4। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी, इसको आप ऐसे याद रखिए कि इट इज अ पार्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। नॉमिनेशन कहां से आया था? प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर लोग आए थे। जो कि आप वीटी कृष्णमाचारी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो कहां से आए थे? वो राजस्थान के एक प्रिंसली स्टेट से और नॉमिनेट होकर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भाई वाइस चेयरमैन कौन है? एस.सी. मुखर्जी, जो खुद बंगाल से थे, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए, तो 1, 3, 4। एच.सी. मुखर्जी क्यों बोला? पूछा हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। प्लीज पढ़िएगा इसको आराम से, पीडीएफ शेयर करता हूं मैं। ये देखिए सारी कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी जवाहरलाल नेहरू जी, इसकी एक सब कमेटी है जिसको हेड किया था अपने जेवी कृपलानी जी ने। बहुत सारी कमेटी थे। ग्रेवलिन ऑस्टिन, विच ऑफ द फॉलोइंग, यार बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब अच्छे क्या रहे हैं, इन्होंने तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ही खतरनाक बातें बोली हैं, ठीक है। लेकिन ऑल दो इनको पद्म विभूषण या पद्म भूषण आई थिंक 2011 में दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। Okay, according to Granville Austin, which of the following were the most significant contribution of India to constitution making? कंसेंसस एंड एकोमोडेशन। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कंसेंसस, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस के बाद सब चीजों को एकोमोडेट किया गया है, बिकॉज सीइंग द रीजनल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये करना पड़ा उन्हें, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड ही हैज सेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझाने के लिए था भी नहीं, ठीक है, तो इससे ज्यादा लिया नहीं मैंने इसमें। आर्टिकल 3 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 3 बोलता है एरिया को कम किया जा सकता है, नाम बदला जा सकता है, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट अपने बिल पे कर सकती है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजेगी। अब और हाँ, ये जब बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा सब करने के लिए तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को बिल भेजेगा, लेकिन प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर के आंसर का वेट नहीं करेगा। इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम तुम्हारी टेरिटरी अब तुम्हारी मर्जी से चेंज कर, हमारी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कोई भी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं है, वेयर एज यूएसए में है। यूएसए की जो स्टेट है उनकी आप बाउंड्री नहीं चेंज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्योंकि उनका कंसेप्ट है कमिंग टुगेदर का। सब 50 स्टेट साथ में आए हैं, उन्होंने मिलकर एक कंट्री बनाई है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, सारे स्टेट का समूह 50 स्टेट का। हमारे यहाँ पे राज्य साथ में नहीं आए, राज्यों को साथ में लाया गया है, समझिए, इसलिए हमको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। होल्ड, यहां पे सेंटर को पावर है होल्ड करने की, इसीलिए सेंटर को ज्यादा पावर देखने को मिलती है। तो क्या भाई, डिक्लेयरिंग वॉर ऑन एनी कंट्री, क्या बात करते हैं आप। अल्टर द बाउंड्री, हाँ। इंक्रीज द एरिया, हाँ। स्टेब्लिश ऑटोनोमस काउंसिल, ये तो 6th शेड्यूल है ना, आर्टिकल 244 क्लॉज 2 पार्ट 10, इसके अंदर आता है ना, विद इन एनी स्टेट। ये तो अपने 4 स्टेट में ये तो पढ़ा हमने, तो 2 और 3 सही है। ये देखिए कितना सिंपल है। अच्छा, ऑप्शन भी देख लें, 4th वाला तो समझ गया होगा, 4th वाला गलत है। अच्छा, 4th तो एक ही में गलत है। चलिए, और डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री आर्टिकल 3 में वैसे नहीं है, तो आप 1 भी हटा देंगे, ठीक है।
अब क्या बचा 2 और 3, थोड़ा सा आपको पता रहेगा, इतना मान के चलता हूं, हर जगह पे एलिमिनेशन काम नहीं करता है। चलिए आर्टिकल 3, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, फ्रॉम अ न्यू स्टेट फ्रॉम सेपरेटिंग और मर्जिंग द टेरिटरीज, ये भी किया जा सकता है। जैसे दादर नगर हवेली और दमन दीव को उन्होंने मिला के एक टेरिटरी बना दिया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को बांट के 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया, किया ना उन्होंने, वो सिंपल मेजोरिटी। हाँ एक और बात, कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। क्या उन्हें अमेंडमेंट पास करने की जरूरत है? आर्टिकल 368 को इन्वोक करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, सिंपल मेजोरिटी। ये किसका पार्ट है? आर्टिकल 3 शेड्यूल 1 का पार्ट है, और शेड्यूल 1 में जो अमेंडमेंट करना है वो सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कितना है बाबा। Which of the following two regarding the preamble of the constitution? Objective resolution, अब देखिए मैं थोड़ा फटाफट जाऊंगा। Objective resolution proposed by जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल उन्हीं का है ना। Which ultimately become the preamble, समझा चुका हूं आपको मैं। The idea of preamble कहां से लिया? यूएसए से, बता चुका हूं ये भी, याद रखिए। सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड एडॉप्टेड बाय द सेकंड 42nd, हाँ सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए थे। प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट, ना प्रीएम्बल के अंदर फंडामेंटल राइट की बातें नहीं की गई है, ठीक है। 1 2 3 preamble represent the basic features of the Indian constitution also, and preamble represent the philosophies and ideas of our constitution makers, ठीक है। and preamble is a part of the constitution, तो preamble can be amended। केशवानंद भारती के 1 2 3 सही है यहाँ पे। चलिए अब इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं देंगे हम लोग, ये सब बता चुका हूं मैं। 13 दिसंबर 1946 एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। चलिए यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा है, यूएसए से हमने क्या क्या ले रखा बताया, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सब हमने लिया है, पावर फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजें हमने उनसे ले रखी है, इसमें ज्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, आप अगर मेरा 30 ईयर का जो पीआईक्यू सीरीज अगर देखेंगे ना, उसमें पहला क्वेश्चन था लिमिटेड, व्हाट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। कैसे? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है ना, वो लेजिस्लेचर के ऊपर एक लिमिट करती है लॉ मेकिंग पे। कैसे? आप वैसे ही लॉ बनाएंगे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन करेगा, आप वैसे बिल्कुल लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। इसका मतलब क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटिंग योर लॉ मेकिंग पावर्स। और हमारे यहाँ पे क्या सुप्रीम है? इन आर कंट्री, इन एनी ऑफ द कंट्री वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, उसको लोग लॉ ऑफ द लैंड मानते हैं, सबसे टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हाँ भाई बिल्कुल सही है। इट इज वन वेयर द मोनार्च इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ पे कौन है भैया? हमारे यहाँ पे फॉर्मल हेड कौन है? मोनार्क है क्या हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ठीक है। मोनार्क कहां पे है? यूके में है, नॉमिनल हेड या फॉर्मल हेड उसको जो बोलते हैं, ठीक है। उधर कौन है? प्रेसिडेंट है अपने इधर यूएसए में कौन है? प्रेसिडेंट है उनका, समझे आप? तो थर्ड वाला तो गलत हो गया ना। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने मे बोलते तो समझ जाता, मे मतलब होता है नहीं होता है, लेकिन इन्होंने बोला होता है, गलत हो गया ना। इट इज द वन वेयर देयर इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं भाई, ऑलवेज की जरूरत नहीं है, ऑलवेज की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या पता लिमिटेड भी तो हो सकती है, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज भी तो हो सकती है, किसने रोका है? वो तो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग। थर्ड भी अगर गलत करते तो यहाँ पे 1 2, तो हाँ चलिए थर्ड फोर्थ गलत है, वैसे 1 and 2 इज राइट आंसर। सो दिस इज ऑल, आई थिंक एक्सप्लेनेशन है इसका, पढ़िएगा आप इसको आराम से, या एंड एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो चीजें थी, शेड्यूल से रिलेटेड जो चीजें थी, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ऊपर काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। इससे पहले जो मैं बता रहा हूँ सबको मैं एक बार सम अप करके बता रहा हूँ मैं, ओके। और हमने शेड्यूल से किया है, उसके बाद सोर्सेस से हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और वॉच करते रहिए, ठीक है। अब जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करूंगा मैं, तो ये सीरीज चलती रहेगी, टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे, इंग्लिश का भी चलता रहेगा। कुछ ही दिनों के अंदर, ज्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन के अंदर इकोनॉमिक्स के भी कौन कौन से सोर्सेस वो भी कवर करूंगा मैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैंने देखा है, खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि इकोनॉमिक्स इतना वेग है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। कुछ ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो करूँ आपके साथ में। अब मैंने तो प्रॉब्लम उसको डील कर ली थी बाद में, तो आपके साथ मैं शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।